कितनी अजीब सी बात है ना कि हम सब लोग म्यूजिक से इफेक्ट होते हैं। हमें म्यूजिक बहुत पसंद है। किसी दुखी को म्यूजिक मजीद दुखी कर देता है, खुशी में रहने वाले रोमांटिक आदमी को मजीद रोमांटिक कर देता है, और क्लासिकल राग सुनने वाला मजीद एक सुकून में चला जाता है, एक अलग ही जहान में चला जाता है। तो आखिर ये म्यूजिक है क्या कि जो इंसानों के मूड और तबीयत को इतना ज्यादा इम्पेक्ट करे। और फिर एक मुसलमान के ज़हन में हलाल और हराम का क्वेश्चन तो लाजमी आता है कि म्यूजिक हलाल है या हराम। ये सवाल हमारे दीन और हमारे इमोशंस, इन दोनों के दरमियान में कुछ सिलवट सी डाल देता है। इस वीडियो के दो पार्ट होंगे। पहले पार्ट में हम म्यूजिक को डिस्कस करेंगे कि म्यूजिक आखिर में है क्या और कैसे म्यूजिक हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इससे पहले कि हम म्यूजिक को हलाल और हराम डिक्लेयर करें। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हम म्यूजिक सुनना पसंद क्यों करते हैं। तो इंसानी दिमाग रिदम्स और बीट्स इनको नेचुरली आइडेंटिफाई और रीड करता है, इनके पैटर्न्स को रीड करता है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस बात को प्रूव करती है कि ब्रेन के अंदर ऑडिटरी कॉर्टेक्स होते हैं जो बीट्स को, जो रिदम्स को, जो पैटर्न्स को प्रोसेस करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और आपने देखा होगा कि इसी की वजह से जब भी कोई बीट बज रही होती है, कोई म्यूजिक बज रहा होता है, तो हम उसको फॉलो कर लेते हैं बिना किसी एफर्ट के। जब हम म्यूजिक सुनते हैं, म्यूजिक सुनने के वक्त हमारा जो ब्रेन का न्यूक्लियस पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ये एक्टिव होता है एक रिवॉर्ड सिस्टम के साथ। वो रिवॉर्ड सिस्टम डोपामिन है। डोपामिन एक ऐसा ब्रेन केमिकल है जो कि रिलीज होता है एक रिवॉर्ड सिस्टम के तौर पर जब भी हमें कोई खुशी महसूस होती है, जब भी हम किसी कंफर्ट के जोन में चले जाते हैं, हमें राहत महसूस होती है, हमें सुकून मिलता है, हमें एक्साइटमेंट होती है, तो हम बेसिकली डोपामिन रिलीज कर रहे होते हैं अपनी बॉडी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि म्यूजिक कितना पुराना है। इस पॉइंट के बाद हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि म्यूजिक कितना पुराना है। रिसर्च ये शो करती है कि म्यूजिक हमारी जिंदगी के साथ ही शुरू हो जाता है। यानी एक बेबी जो मदर के वूम के अंदर, यानी माँ की कोख में जब बच्चा होता है, तो वो बच्चा भी रिदम्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको सिग्नल करता है। रिसर्च ये बिल्कुल शो करती है कि वो बच्चा हार्ट बीट तक को महसूस करता है और बाहर की जो एक्सटर्नल साउंड्स होते हैं उनको रिएक्ट करता है। अगर आपको याद हो तो 3 इडियट्स में भी एक ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है जहाँ पर रेंचो एक प्रेग्नेंट लेडी के सामने कुछ वर्ड्स बोलता है, कुछ रिदम एक्सप्लेन करता है, तो उसके नतीजे में जो बच्चा है वो किक करता है। तो असल में बच्चा रिस्पोंड करता है रिदम्स को, बीट्स को, हार्ट बीट्स को, और उसके साथ एक्सटर्नल साउंड्स को। इसी को फर्दर आगे एक्सप्लोर करते हुए हमें एक ऐसे इफेक्ट का भी पता चलता है जिसको द मोज़ार्ट इफेक्ट कहते हैं। वेस्ट के अंदर एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च के नतीजे में ये पता चला कि जब बच्चा बाहर के क्लासिकल म्यूजिक को, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक को और साउंड्स को रिस्पॉन्ड करता है, सिग्नल करता है, तो उन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज को म्यूजिक सुनाना शुरू कर दिया, उनके सामने पियानो बजाने शुरू कर दिए। और ये स्टडी बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी चलती रही, लोग इसका एक्सपेरिमेंट भी करते रहे ताकि उनका बच्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लर्न करे, साउंड्स को आइडेंटिफाई करे और उसका माइंड मजीद पॉलिश हो। हालांकि इसका साइंटिफिक बैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है कि असल में ऐसा होता है कि नहीं होता, बट बच्चा जो है साउंड को रिस्पॉन्ड ज़रूर करता है, इसकी साइंटिफिक एविडेंस मौजूद है। तो इसका मतलब है कि जो म्यूजिक है वो तो बायोलॉजी से रिलेटेड है। म्यूजिक तो हमारी जिंदगी के साथ ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जब हमारी सेंस भी काम नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब म्यूजिक एक इमोशनल सिग्नल है, एक लैंग्वेज सीखने से पहले और उसको अंडरस्टैंड करने से पहले। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर सूरत रहमान जो है वो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत आवाज़ के अंदर लगाकर पेशेंट्स को सुनाई जाती है, और पेशेंट्स का ये मानना होता है, डॉक्टर्स का भी ये मानना होता है, टेस्टिमनीज निकल कर आती हैं कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र आती है जब वो उस पूरे एक दिन के अंदर उस पर्टिकुलर सूरत को सुन रहे होते हैं, उन आवाज़ों को सुन रहे होते हैं। और इसी तरह वेस्ट में भी काफ़ी रिसर्च ऐसी हुई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है कि जहाँ पर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करके ये भी देखा गया कि आया म्यूजिक हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर और कोर्टिसोल को कंट्रोल कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये भी नज़र आया कि उस म्यूजिक का उनके बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर, फिजियोलॉजी के ऊपर भी इम्पैक्ट नज़र आता। अब इसके बाद
एक सवाल आता है कि म्यूजिक क्या है और सॉन्ग क्या है। म्यूजिक और सॉन्ग, लोग इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आइदर वो म्यूजिक की बात कर रहे हैं या वो सॉन्ग की बात कर। तो जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं साउंड के आर्किटेक्चर की, जैसे कि रिदम्स, बीट्स, मेलोडीज, पैटर्न्स। ये वो सब के सब स्ट्रक्चर्स हैं म्यूजिक के कि जिसको दिमाग बिना किसी एफर्ट के प्रोसेस कर लेता है, इनको समझ लेता है और इनके साथ ग्रूव करना शुरू कर देता है। और इसीलिए म्यूजिक जो है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वेव्स निकलती हैं, पैटर्न निकलते हैं, वो एक अलग ही लेवल का एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोई लैंग्वेज यूज नहीं हो रही, कोई ग्रामर यूज नहीं हो रहा, किसी किस्म का लिरिक्स यूज नहीं हो रहा। बस हैं तो वेव्स हैं, रिदम्स हैं, पैटर्न्स हैं जो हम फील करते हैं। और इसीलिए न्यूरोसाइंस भी ये कहती है कि म्यूजिक सुनते हुए जो हमारा ब्रेन सेंटर होता है लैंग्वेज का, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता। इसके निस्बतन जो हमारे सेंसरी एरियाज होते हैं, जो हमारा इमोशनल एरिया होता है, वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है जब हम वेव्स को सुन रहे होते हैं, जब हम पैटर्न्स को सुन रहे होते हैं। और उसके बाद जब एक आवाज़, उसके साथ लिरिक्स और फिर जो साउंड स्ट्रक्चर्स हैं वो मिलते हैं तो एक सॉन्ग बन जाता है, जिसे हम गाना कहते हैं। आपको ये बात समझनी होगी कि जो सॉन्ग होता है वो एक नैरेटिव होता है, किसी भी राइटर का, किसी भी शख्स का, वो उसका पर्सनलाइज्ड एक नैरेटिव होता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड। इससे बाद में कल्चर, लिटरेचर, आर्ट, ये सब चीज़ें शेप अप होती हैं। जैसे मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बनकर दगा न दे। अब ये नैरेटिव हो गया। अब इसके साथ जब कोई तानपुरा बजेगा, इसके साथ कोई भी इंस्ट्रूमेंट अटैच होगा, तो ये एक नैरेटिव बन जाएगा और आप किसी का नैरेटिव सुन रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो सॉन्ग होता है, चूंकि उसके अंदर पोइट्री इन्वॉल्व हुई होती है, उसके अंदर एक लैंग्वेज इन्वॉल्व हुई होती है, तो वो किसी कल्चर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है, वो किसी लोकलाइज्ड कम्युनिटी के बारे में कुछ चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और इसी तरह वो हमें नैरेटिव शेपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ कि आप, जैसे मैंने अभी एक गज़ल का एक शेर पढ़ा, तो वो उर्दू समझने वाला, हिंदी समझने वाला ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको फैथम कर पाएगा, उसको समझ पाएगा कि आखिर में बात क्या हो रही है। इसी तरह इंग्लिश में चले जाएं, इसी तरह पंजाबी फोक में चले जाएं, तो पंजाबी में पंजाबी समझने वाला ही अच्छी तरह समझ सकता है कि पंजाबी में असल में बात क्या हो रही है। तो सॉन्ग में लोकलाइज्ड हो जाती हैं चीज़ें, एक लैंग्वेज से बाउंड हो जाती हैं। लेकिन जो म्यूजिक होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। अब लोग सोच रहे होंगे कि यार फिर सबसे ज़्यादा इंटेंस किस्म का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस किस्म का जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ह्यूमंस के ऊपर, हार्ट के ऊपर और सोल के ऊपर, अगर मैं कहूँ तो वो वायलिन है। वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ज़्यादा इंटेंस किस्म का एक इंस्ट्रूमेंट है। यानी वायलिन एक बहुत टफ इंस्ट्रूमेंट भी है, और साथ ही साथ वायलिन को जब आप सुनते हैं तो उसके अंदर एक दुख होता है, उसके अंदर एक ग्लूमी इफेक्ट होता है, उसके अंदर एक इंटेंसिटी होती है कि जो आपको आपके गहराई में चली जाती है और आपको महसूस कराती है। मैं कभी कभी ये भी कहता हूँ कि वायलिन जो है वो जब बज रहा होता है तो वायलिन इंसानी आवाज में कुछ कह रहा होता है। वायलिन जो है वो रो रो कर कुछ चीज़ बयान कर रहा होता है। और इसी तरीके से अगर आपने लिटरेचर में, आर्ट में भी देखा हो, तो वायलिन जो है वो ज़्यादातर उदास आर्ट को प्रेजेंट करने में, या ट्रेजिक, या बहुत ज़्यादा कोई इंटेंस किस्म की चीज़, उदासी को उसको मज़ीद ग्लोरीफाई करने में, उसको मज़ीद इम्प्रूव करने में वायलिन का यूज़ किया जाता है। और वायलिन खुशी वाले गानों में कम ही नज़र आता है। और वायलिन में भी उसका एक बहुत इंटेंस और बहुत एक यूनिक वर्जन, जिसे विब्रातो कहते हैं, जो उसका एक टूल है, जो एक उसका बजाने का तरीका है, वो उससे भी एक नेक्स्ट लेवल का है। एक आर्टिस्ट है, उनका नाम है लुडविको एनारी। का एक ट्रैक है, एक म्यूजिकल पीस है जिसे एक्सपीरियंस का नाम दिया जाता है, उस पूरी वीडियो का नाम है। आपको कभी इत्तेफाक हो तो आप वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर सुने। उसने जो एक ट्रेजिक किस्म का जो ट्रैक बनाया, उसको सुनने के बाद इंसान रियलाइजेशन में चला जाता है। इंसान के जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं वो निकल कर सामने आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इंसान उदासी में चला जाता है और
बहुत डीप फील करना शुरू कर देते कि आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि यार म्यूज़िक जो है वो रूह की ग़िज़ा है। अब मेरे ज़हन में एक सवाल था, मैंने कहा यार ये मौसीकी रूह की ग़िज़ा किस तरह हो सकती है। अब जब इसके ऊपर रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने में पता चलता है कि ये ना कुरान में लिखा है, ना किसी अहदीस में आया है, ना ही किसी एक ख़ास शख्स से मंसूब है कि इस बंदे ने ये बात इस सेंचुरी में की थी कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है। अब आप पिछले मेरे पॉइंट्स को रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि लोग जब इस तरह के डेप्थ में चले जाते हैं, म्यूज़िक सुनते सुनते वो इतने ज़्यादा ग्लूव कर जाते हैं, इतना ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, इतना वो इंटेंस हो जाते हैं, इतना वो ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि वो इस तरह की स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा इसी तरीके से है कि म्यूज़िक आपको रिलीव करता है, म्यूज़िक आपकी फिजियोलॉजी पर, आपकी साइकोलॉजी पर इम्पैक्ट करता है। और मज़ीद अगर रिसर्च करें तो हमें पता चलता है कि साउथ एशियन कल्चर के अंदर पर्टिकुलरली जो इंडिया और पाकिस्तान, यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ हुई हैं। और उसके अलावा टर्किश कल्चर के अंदर, ईरानी पर्शियन कल्चर के अंदर क्योंकि म्यूज़िक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा है तो वो लोग म्यूज़िक को वाकई इसी तौर पर जो मौसीकी है उसको रूह की ग़िज़ा समझते थे। अब दूसरे पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि म्यूज़िक क्या वाकई रूह की ग़िज़ा है, और अगर रूह की ग़िज़ा है तो उसकी क्या वैलिडेशन है। और हम इस्लामिक रूल्स के ऊपर बात करेंगे कि इस्लाम क्या कहता है म्यूज़िक के बारे में। इस्लाम क्या वाकई बहुत ज़्यादा प्रोहिबिट करता है म्यूज़िक को, स्ट्रिक्ट है इसके बारे में, ये कुछ नरमी रखी गई है। अगली वीडियो में, अगले पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे।